वोट तो मोदी जी भी मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पर। देश आज़ाद हुआ था तो वो बस हिंदुए शहीद हुआ था। हमको अपना सांसद चुनना है, हमको नरेंद्र मोदी नहीं ना चुनना है। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। 2019 का वो समय था जब बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर हुआ करते थे और वो पटना साहिब के हर एक घर में जाके ये जनता से वादा किए थे कि आप हमें वोट दीजिए, आपके हक को हम पहुंचाने का काम करेंगे और पटना साहिब की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया जाएगा। 5 सालों का सफर तय कर चुके हैं रविशंकर प्रसाद और 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव को लेके कई दावेदार हैं और जिस प्रकार से जो जनता से रविशंकर प्रसाद ने वादा किया था उन वादों पे रविशंकर प्रसाद कितना खरा उतरे, इसी की हकीकत जानने के लिए लगातार हम पटना साहिब में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बात करेंगे कि जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद ने जो भी बातें कही थी वो वाकई धरातल पर उतर पाई है। रविशंकर जी फिर वोट मांग रहे हैं सबसे पटना साहिब से, आप लोग दे रहे हैं फिर से वोट, फिर से जिता रहे हैं? वोट तो मोदी जी भी मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पे। मोदी जी कभी एजुकेशन के नाम पे तो वोट नहीं मांगे, हेल्थ के नाम पे वोट नहीं मांगे, या मतलब जो हम लोग ऐसे युवा हैं, ठीक, हम खुद भी पीएससी के स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं, हम जैसे एग्ज़ाम भी देने जाते हैं बाहर, तो यहाँ का लोग बीटेक करता है और दिल्ली जाता है कमाने, गुजरात जा रहा है जॉब करने। लेकिन यहाँ पे सरकार तो 17 साल से है ना बीजेपी और जेडीयू की, सेंटर में भी 10 साल से है बीजेपी गवर्नमेंट। कभी बिहार आते हैं और यहाँ से वोट लेके चल जाते हैं राम मंदिर के नाम पे, या यूपी से वोट लेके चल जाते हैं। कभी बिहार यूपी में ऐसा किए, कुछ ऐसा पॉलिसी लाए हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हो, यहाँ का लोग यहीं कमाए, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, इस रेवेन्यू बढ़ेगा, बिहार का रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए ना। फिर बात जैसे अतिक्रमण किया है, तो जितना भी रोड साइड में जो भी लोग वेंडर लोग दुकान लगा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास तो ज़मीन बहुत सारा है रोड की साइड में भी, वहाँ पे अगर उन लोगों को दुकान खोल के दे दिया जाए तो नगर निगम का भी कुछ पैसा आएगा। अगर कलेक्ट किया जाए तो पर डे, तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। जाम का भी जो है, जो जाम लगता है वो भी ख़त्म होगा और जगह जगह पार्किंग का सुविधा कर दिया जाए। ये नहीं कि गाड़ी वाला आया यहीं पर गाड़ी लगा दिया, भैया सामान दीजिए, जाम लगेगा पीछे से। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से बात की जाती है, रोजगार पे बात की जाती है, विकास पे बात की जाती है, तो वो सीधे तौर पे धर्म की बात करने लगते हैं। उनका काम है धर्म पे बात करना, हर एक काम में धर्म को घुसा देते हैं। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ था तो वो बस हिंदुए शहीद हुआ था। सबसे पहला तो शहीद हुआ उनका नाम था असफुल्ला खान, जो काकोरी भागीदारी सभी की। हाँ, काकोरी ट्रेन कांड हुआ तो सबसे पहला 16 साल का युवा था जो फांसी पर उनको चढ़ा दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो अब कैसे कर दिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, खाली हिंदू रहेगा, कहीं मुसलमान का नहीं रहेगा? उसका भी तो यहाँ खून पसीना है। APJ अब्दुल कलाम देश के प्रेसिडेंट बने, एक ऐसा प्रेसिडेंट बने जो अपना 1 रुपया लेते थे। कोई अभी तक है, कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बना है ऐसो आराम से ज़िंदगी जीता है। गरीब आदमी ठेला चला वाला को कौन पूछ रहा है आज के डेट में? नरेंद्र मोदी राशन देते हैं 5 किलो, राशन खाइए। अगर मान लीजिएगा हम आपको बोले हैं कि आपको हम 2 रोटी खिला देंगे, वो आपके लिए अच्छा है कि आपको हम 20,000 का जॉब कहीं कुछ रोजगार दे देंगे, वो आपके लिए बेटर है। आप अपना वर्क करिएगा, कमाइएगा, खाइएगा। ये सब बातें बीजेपी के समझ में क्यों नहीं आ रही है? नरेंद्र मोदी को समझ आना चाहिए, अमित शाह को समझ आना चाहिए कि रोजगार काफ़ी आवश्यक है। अच्छा, जैसे मान के चलिए कि आपको बैठे बैठाए सब चीज़ मिल रहा है, घर में गाड़ी मिल रहा है, ऐसो आराम मिल रहा है, तो आप पढ़ना चाहिएगा? नहीं पढ़ना चाहिएगा। संघर्ष कौन करता है? जिसके पास कुछ नहीं है। ठेला कौन चला रहा है? जिसके पास कुछ नहीं है, कमाएगा तब खाएगा। तो बीजेपी को जब वोट राम मंदिर के नाम पे मिल ही जा रहा है तो काहे के लिए सब मुद्दा उठाएगा? चलिए, अभी गवर्नमेंट स्कूल है ना, पटना का बात करें, जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, आप अपने बच्चे को काहे नहीं गवर्नमेंट स्कूल में भेजते? हम क्यों नहीं भेज रहे हैं? अमित शाह अपने बेटा को काहे नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? काहे बड़ा बड़ा लोग मतलब अच्छे स्कूल को प्रीफर करते हैं? क्योंकि जितना भी कॉन्वेंट स्कूल है गवर्नमेंट को ब्लैक मनी दे रहा है कि पैसा लीजिए, और सरकारी स्कूल में अगर सरकारी स्कूल बढ़िया हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल अच्छा हो जाएगा, तो प्राइवेट में कोई नहीं जाएगा। इस बार पटना साहिब की जो लड़ाई है वो काफी काटो भरा है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद 2019 में जीते। इस बार मीरा कुमार के बेटे भी चुनाव में मैदान में है, नीरज जी भी है, तो महागठबंधन। हमको अपना सांसद चुनना है, हमको नरेंद्र मोदी नहीं ना चुनना है कि हम
कमल छाप देख के वोट दे दिए, पंजा छाप दे के वोट देंगे। हम उनको चुनेंगे जो व्यक्तित्व जिनका अच्छा हो, जिनके पास हम जा सकें, अपना विचार रख सकें। नीरज जी का एक मैनिफेस्टो है, शायद आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टो हम लोग से बात विचार में पता चला है कि जितना भी एरिया का थाना, जैसे गर्दनीबाग ये क्षेत्र हुआ थाना, वैसे और भी जो भी थाना है, कोतवाली हो गया या बुद्धा कॉलोनी थाना हो गया, बोरिंग रोड थाना हो गया, जो भी थाना है उधर कदम हुआ, हर थाना में एक एम्बुलेंस रहेगी। तो अगर इमरजेंसी केस में किसी को भी ज़रूरत होगा तो एम्बुलेंस हमेशा, जैसे 112 कैसे घूमती है वैसे एक एम्बुलेंस घूमे हर क्षेत्र में। उससे क्या होगा, अभी जैसे हर जगह आगजनी लग रहा है, अब फ़ोन करिएगा एम्बुलेंस से PMC आने में कितना टाइम लगेगा? अगर जाम लगेगा तो आधा घंटा, अगर आपकी लोकेलिटी में तो 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। दूसरी चीज़ शिक्षा, स्कूल में टीचर हैप्पी हो, बच्चा हैप्पी हो, उससे शिक्षा नहीं बढ़ता है। अगर आपको हम कह दें कि जाना है खाना खाने पार्टी में, तब महिला का चूल्हे पहन के जाइएगा तो सब आपको नकारेगा ना, ये कैसे आ गया। और वही थोड़ा अच्छे से जाइएगा तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा वहाँ। तो कोई भी स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल है, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। और बच्चे लोग में भी थोड़ा कि बस खिचड़ी खिला दिए बच्चा पढ़ लेगा, खिचड़ी खाने से बच्चा नहीं ना पढ़ेगा। खाना ज़रूरी है, मिड डे मील ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल, बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। चाइना आज हम लोग से आगे क्यों है? वो अपने अंदर स्किल पैदा किए हैं। बाहर की कंपनी चाइना क्यों गई, भारत क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो टैक्स फ्री कर दिया है। अगर बिहार में भी अगर SEZ घोषित किया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो जितना भी कंपनी गुजरात में है, पोरबंदर में है, वो यहाँ पे आएगी, उसको टैक्स नहीं देना है, यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, यहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा, यहाँ रोजगार भी मिलेगा। सब बातें नरेंद्र मोदी के समझ में क्यों नहीं आती? नरेंद्र मोदी यहाँ के नहीं है, नरेंद्र मोदी यहाँ के नहीं है, नरेंद्र मोदी है गुजरात के। वोट लेने के लिए तो आ रहे हैं, बिहार लगातार कैंप कर रहे हैं। तो अभी वोट है तो नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उनका तो पैसा नहीं लग रहा है। अपने पॉकेट आपको कह देंगे चलिए हेलीकॉप्टर से घूमिए तो आपको पैसा लगेगा ना, उनको तो पैसा लगना नहीं है। उतना बड़ा फ्लाइट से अपना स्पेशल जेट है, लोग कहता है कि नरेंद्र मोदी पसीना से एकदम काम करते, पसीना से भीग जाते, AC में भर देना तो उनको पसीना चल रहा है। नीरज जी के साथ हैं। हाँ, हम लोग प्रॉपर नीरज जी। बीजेपी का एक ये भी कथन है कि अगर जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देशभक्त नहीं है। कैसे? बीजेपी कहीं लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है? संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान को मानते हैं, बात खत्म। संविधान में जिस दिन लिख दिया गया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो देशभक्त नहीं है, तो उस दिन से दिलाएगा उन्हीं को वोट। संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तमाम पटना साहिब की जनता है सर, जिस प्रकार से आपके घर पे रविशंकर प्रसाद जी आए थे, 5 साल हो चुके हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने हर एक वो वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे, कुर्सी आप हमें पहुंचाइए, आपके दुख दर्द हर एक समस्या में हम कदम से कदम मिला के हर एक चीजों को दूर किया जाएगा। क्या लगता है 5 सालों में कितना आपके दर्द तकलीफ को दूर किया रविशंकर प्रसाद? यहाँ पे तो इलेक्शन हुआ तो हम लोग तो अभी तक चेहरा उनका नहीं देख पाए हैं, सिर्फ नाम पे कि बीजेपी का कैंडिडेट है, कमल छाप है, इस नाम पर उनको लोग यहाँ के लोग वोट दे देता है। अगर पब्लिक का जो ओपिनियन देखिएगा तो रविशंकर उनका नाम है, लेकिन आदमी अगर मुलाकात करना चाहेगा तो उस शंकर रविशंकर से भेंट नहीं होगा, लेकिन वो शंकर जो महादेव शंकर है उनसे भेंट हो जाएगा। लेकिन वो रविशंकर से भेंट नहीं होगा जो यहाँ के MP हैं। लेकिन जो शंकर महादेव हैं उनसे चाहेंगे तो लोग भेंट कर लेंगे, लेकिन वो रविशंकर से भेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन पटना साहिब की बात कर ली जाए तो पटना साहिब पटना के सबसे शहरी क्षेत्र में ये लोकसभा का सीट पड़ता है। रविशंकर प्रसाद 2019 में आपके घर पे आए थे, आपके द्वार पे आए थे, आपसे बातें भी हुई होगी, जनता में घूमे भी होंगे, तो उन्होंने कहा होगा ना कि आप हमें वोट दीजिए। जनता ने उन्हें वोट देने का काम किया, जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्होंने भी वोट देने का काम किया। लेकिन क्या लगता है कि इस क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए जो व्यवस्थाओं की, तो वो व्यवस्था सुधर पाया कि 5 सालों तक अपने घर में ही रहे? कोई व्यवस्था सुधर नहीं पाया है। जो बोल रहे हैं कि घर तक आए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि कभी इस मोहल्ला में आए हो रविशंकर। चुनाव के समय तो आए नहीं, नहीं, चुनाव के समय भी नहीं है, वोट मांगने आए नहीं। सिर्फ अपना वो जो मीडिया प्रचार करती है, चाहे मीडिया के रूप में हुआ कि बीजेपी का फलना कैंडिडेट है, बस वो उसी के नाम पे लोग अपना यहाँ का लोग अपना वोट दिए होंगे, लेकिन शकल से कोई नहीं उनको चिन्हा कि हाँ रविशंकर ये है।
5 साल तक झांकने नहीं आए, इस बार अगर ना, आएंगे ना, तो ना, नहीं चुनाव है, आगे करेंगे। झांकने आएंगे तो उनको पता चलेगा, यहाँ की जनता जवाब देगी क्या हो, क्या करना है नहीं करना है। कैसा कैंडिडेट चाहते हैं इस बार की व्यक्ति विशेष पे वोट किया जाए? इस बार तो कैंडिडेट पे वोट हुआ है कि जो कैंडिडेट लोग के पब्लिक में बीच में आए, पब्लिक का काम को करे, पब्लिक का बात सुने। कौन आपको कैंडिडेट बेटर लग रहा है? अभी तक तो कैंडिडेट अभी यहाँ 3 गो आए हैं। एक ठो आए हैं बीजेपी से, रविशंकर जी हैं जिनका पुराना नाम है जान ही रहे हैं। एक ठो आए हैं नया कांग्रेस का से आए हैं। एक ठो बसपा का कैंडिडेट आए हैं जो नीरज कुमार है, नायक उनका है। ये चेहरा जो है अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। ये ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, प्लस ये घर घर का मतलब व्यक्ति इनको जानता है कि हाँ भाई ये नीरज जी हैं। शुरू से संघर्ष करते रहे, हाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग अब इस बार नीरज जी के साथ हैं। हाँ हम लोग नीरज जी के साथ हैं। क्या लगता है सर कि रविशंकर प्रसाद जी वोट लेके चले गए, कुर्सी भी मिल गया, सत्ता भी रहे, लेकिन जो दुख दर्द दूर करना था आपका जन आकांक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे। लेकिन जब चुनाव का समय आया था 2019 में तो वोट मांग रहे थे, पूरा पटना साहिब घूमे थे, उनके पूरा समर्थक थे, पूरा बीजेपी का अमला था। इस बार भी वो कह रहे हैं कि दीजिए हम और भी काम उस करेंगे। समय बहकावे में लोग आ गए थे, लेकिन इस बार पूरी तरह उनको नकार दिया जाएगा। बहकावे में आप लोग आ गए, जी। तो किस प्रकार से इस बार कैंडिडेट किसको चुनिएगा? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख में भागीदार बने, वैसा कैंडिडेट चाहिए। कौन लग रहा है आपको? नीरज जी लग रहा है हमको। क्या नीरज जी में खासियत है? नीरज जी आम आदमी के पास वो पहुँचते हैं, जाते हैं, जनता के सुख दुख में वो भागीदार बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है उनसे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब जब चुनाव आता है तो कैंडिडेट तो बहुत सारे आते हैं, खुद को अपने आप को अच्छा बताते हैं। नीरज यादव जी का एक लंबा संघर्ष रहा है, छात्र से ही राजनीति करते आए हैं कहीं ना कहीं। तो नीरज जी अगर चुनाव जीतते हैं तो पटना साहिब में क्या क्या समस्या सबसे ज़्यादा आपको दिखी और अभी भी है? पटना साहिब में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। तो आपने इस समस्याओं को अवगत कराया है? आपके द्वार पे है तो नीरज जी, हाँ मैंने अवगत कराया है। वो बोले हैं कि इलेक्शन जीत जाने के बाद ये सब मैं समस्याओं का निराकरण करूँगा। तो इस बार पटना साहिब की जनता किनके साथ? नीरज जी के साथ। आप लोग उनके साथ? जी मैं उनके साथ।